रात के 11 बज रहे थे। सड़क एकदम सुनसान थी। अतिरेक और निकी गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले जा रहे थे और उनके पीछे अदिति और लक्ष्य चल रहे थे। आर यू रेडी? लक्ष्य ने अदिति से पूछा तो अदिति मुस्कुराते हुए बोली, यस। दोनों ने एक दूसरे को ऑल द बेस्ट का इशारा किया और फिर लक्ष्य ने गुनगुनाना शुरू किया। तुम्हें पता तो होगा, तुम्हीं पे मैं फिदा हूँ, तुम्हें है जब से चाहा, हवाओं में उड़ता हूँ, तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में, हे शोना, हे शोना, हे शोना, हे शोना। अतिरेक और निकी ने पहले हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर पलटकर लक्ष्य की तरफ देखा, पर कुछ ही पलों में उन दोनों ने फिर से गुस्से में मुंह फेर लिया और इस बार अदिति ने गाना शुरू किया। तुम्हें पता तो होगा कि मेरे दिल में क्या है, चलो कहे देती हूँ, कभी नहीं जो कहा है, तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में, हे शोना, हे शोना, शोना, हे शोना। अदिति के गाने से अतिरेक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, पर फिर भी वो बिना उसकी तरफ मुड़े आगे की तरफ चलने लगा। लक्ष्य ने आगे बढ़कर निकी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। निकी की जुल्फें उसकी आंखों पर आने लगी और लक्ष्य उन्हें किनारे करते हुए गाने लगा। तुम जो गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है, जाने क्यों। अदिति भी तेज कदमों से चलकर अतिरेक के पास पहुंच गई और फिर उसके साथ साथ चलते हुए उसके कंधे पर कंधा मारते हुए गाने लगी। मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है, जाने क्यों। निकी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर लक्ष्य ने उसका हाथ और भी कस के पकड़ लिया और उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और लक्ष्य मुस्कुराते हुए गाने लगा। छोड़ो भी ये अदा, पास आके जरा, बात दिल की कोई कह दो ना, हे शोना, हे शोना। लक्ष्य एक हाथ से निकी को पकड़े हुए था और दूसरा हाथ अपने कानों से लगाकर इशारों में निकी से माफी मांग रहा था। अतिरेक भी अदिति को नजरअंदाज करके जैसे ही वहां से जाने लगा, अदिति ने भी एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ कानों से लगाकर उससे माफी मांगने लगी। लक्ष्य और अदिति की इस हरकत से उन दोनों का गुस्सा शांत हो गया और उन दोनों ने भी मुस्कुराते हुए गाने में उनका साथ देना शुरू कर दिया। सारी दुनिया को छोड़ के मैंने चाहा है एक तुम्हें। निकी लक्ष्य की आंखों में देखते हुए गाने लगी और अतिरेक भी अदिति को अपनी तरफ खींचते हुए गाने लगा। मैंने जिंदगी से मांगा है तो सिर्फ मांगा है एक तुम्हें। निकी ने भावुक होकर अपना सिर लक्ष्य के सीने पर टिका दिया और मुस्कुराते हुए गाने लगी। अब इसी चाह में, अब इसी राह में, जिंदगी भर मेरी तुम हो ना, हे शोना, हे शोना। अतिरेक भी संजीदगी से अदिति की आंखों में देखते हुए गाने लगा। तुम्हें पता तो होगा, तुम्हीं पे मैं फिदा हूँ, तुम्हें है जब से चाहा, हवाओं में उड़ता हूँ। निकी भी प्यार से लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में, हे शोना, हे शोना,
हे शोना हे शोना। सबने गाने का बहुत आनंद लिया। अदिति और लक्ष्य ने अपने प्लान में कामयाबी हासिल करके उन दोनों को मना तो लिया, पर अब उन दोनों के दिल में ये डर भी था कि कहीं उन्होंने उन दोनों को मनाने के चक्कर में उन्हें कोई गलत संकेत तो नहीं दे दिया। अब आमने सामने ज्यादा देर रूठना ठीक नहीं था, इसलिए अदिति निकी से बोल पड़ी, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, रात काफी हो चुकी है। ये सुनकर निकी दुखी होकर पहले लक्ष्य की तरफ देखने लगी और फिर अतिरेक की तरफ। निकी की उदासी देखकर अतिरेक को एहसास हुआ कि वो जो काम करने यहाँ आया था वो तो अभी तक हुआ ही नहीं है। वो लक्ष्य के दिल की बात पता लगाने में निकी की मदद करने यहाँ आया था, पर वो काम तो अभी तक अधूरा ही है। इसलिए उसने आनन फानन में ही एक योजना बनाते हुए लक्ष्य से कहा, लक्ष्य तुम आज ही वापस जा रहे हो क्या? हाँ, सोच रहा हूँ आज रात की ट्रेन से ही निकल जाऊं। वैसे भी जिस काम के लिए यहाँ आया था वो काम आज हुआ नहीं है, तो मुझे 2 दिन बाद फिर से आना होगा। लक्ष्य ने ऊँघते हुए कहा तो अतिरेक बिना देरी किए बोल पड़ा, तो तुम एक काम करो ना, तुम 2 दिन के लिए मेरे हॉस्टल में ही रुक जाओ। अतिरेक की बात सुनकर निकी बहुत खुश हो गई। उसने और अदिति ने भी लक्ष्य से रुकने के लिए आग्रह किया, तो उन सब की बात ना टालते हुए लक्ष्य रुकने के लिए तैयार हो गया। चारों अपने अपने हॉस्टल में वापस आ गए और अतिरेक ने लक्ष्य के दिल की बात जानने के लिए लड़कों वाला तरीका अपनाया। दोनों ने रात में जमकर बियर पी। लक्ष्य ने नशे में शायद अपने दिल की सारी बातें अतिरेक को बता दी थी, पर अतिरेक खुद इतने नशे में था कि सुबह तक वो खुद भी सब कुछ भूल गया। अगला दिन अतिरेक और अदिति दोनों की जिंदगी का सबसे अहम दिन था, क्योंकि आज अतिरेक को मोहिनी की सच्चाई अदिति और जय के सामने लानी थी। अतिरेक ने सारी तैयारियां कर ली थी और अब उसे सिर्फ कॉलेज खत्म होने का इंतजार था। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका अतिरेक को बेसब्री से इंतजार था। कॉलेज खत्म होते ही अतिरेक अदिति और जय से जाकर मिला और उन्हें सब समझाकर केमिस्ट्री लैब में आकर मोहिनी का इंतजार करने लगा। इसी बीच निकी का फोन आ गया। हाँ, कुछ पता चला? लक्ष्य ने कुछ बताया? निकी ने पूछा तो अतिरेक दांतों के नीचे जीभ दबाकर सोचने लगा। ओ तेरी, कुछ तो बताया था लक्ष्य ने, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। ओह नो, मैं भूल गया। मैंने सुना भी था या नहीं? अब क्या करूं? अतिरेक को उस वक्त कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो निकी को टालते हुए बोला, निकी, मैं तुमसे शाम को बात करता हूँ। अभी मैं मोहिनी वाले प्लान पर काम कर रहा हूँ और वो बस आने ही वाली है। तो मतलब आज अदिति को सब पता चल जाएगा? वाओ, आई एम सो हैप्पी, ऑल द बेस्ट। ये कहते हुए निकी ने खुश होकर फोन रख दिया। कुछ ही मिनटों में मोहिनी वहां आ गई और उसका पीछा करते हुए जय और अदिति भी वहां आकर छिपकर खड़े हो गए। अतिरेक ने उससे नजरें बचाकर अदिति और जय की तरफ उसकी बातें सुनने का इशारा किया। दोनों को अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि अतिरेक क्या करने वाला है। अतिरेक ने अपने नाटक को आगे बढ़ाते हुए मोहिनी का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ बड़े प्यार से देखते हुए बोला, मोहिनी, मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरा मतलब है, इन इवेंट के दिनों में जिस तरह से तुमने मेरा ख्याल रखा है, जिस तरह से मेरा साथ दिया है, वैसे आज तक किसी ने भी मेरे लिए कभी भी नहीं किया। तरस गया था मैं इस प्यार के लिए मोहिनी, और वो प्यार मुझे तुमसे मिला है। तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितना गलत था जो आज तक उस इंसान के पीछे भाग रहा था जिसे मेरी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं थी। मैंने उस गलत इंसान के चक्कर में हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारी भावनाओं को अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं दी। प्लीज मोहिनी, मुझे माफ कर दो और प्लीज एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अतिरेक की बातों में इतनी सच्चाई लग रही थी कि मोहिनी भी उसके झांसे में आ गई। अतिरेक की बातें सुनकर मोहिनी को जैसे सारे जहां की खुशियां एक साथ मिल गई। मोहिनी अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अतिरेक के गले से लग गई और चहकते हुए बोली, तुम्हें पता भी है अतिरेक, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। हर पल हर दिन ऊपर वाले से बस यही मांगा है कि तुम मेरे प्यार को समझकर
हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। और आज वो दिन आ ही गया। मैं बहुत खुश हूँ। पर फिर तुम जय के साथ कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज समझाओ ना। अतिरेक ने उसे खुद से दूर करते हुए बड़ी चालाकी से जानने की कोशिश की। बेवकूफ मोहिनी उसकी इस चाल में भी फंस गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम जानते भी नहीं हो कि मैंने किस हद तक तुमसे प्यार किया है। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ किया है, तुम्हें उसका अंदाजा तक नहीं है। मैं जैसे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी। मैं तो हमेशा से तुमसे ही प्यार करती थी। मुझे पता था कि तुम भी मुझसे ही प्यार करते हो, पर फिर हमारे बीच में वो चश्मिश अदिति आ गई और तुम मुझसे दूर हो गए। तुम्हें पता भी नहीं है कि मुझे कितनी तकलीफ होती थी जब तुम मुझे इग्नोर करके उस चश्मिश के पीछे भागते थे। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि उसे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम खुद भी ये बात समझोगे और उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालकर मेरे पास आ जाओगे, क्योंकि मैं ही तो तुम्हारा पहला प्यार हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें जलाने के लिए जय के साथ प्यार का नाटक किया और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की। और देखो, आज मैंने तुम्हें पा भी लिया। तुम हमेशा के लिए मेरे हो गए। मैं जानती हूँ मैंने उसके साथ थोड़ा गलत किया, बट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहिनी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, किसी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसने चौंक कर उस ओर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। सामने जय खड़ा था और वो इतने गुस्से में था कि उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसे सामने देखकर मोहिनी दंग रह गई और जय चिल्लाते हुए बोला, तूने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, धोखा दिया तूने मुझे। तूने अपने सो कॉल्ड प्यार के लिए मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तू ऐसा कर भी कैसे सकती है? मैंने हमेशा तुझे इतना प्यार किया, तुझे हर चीज में सपोर्ट किया, और तूने ये सिला दिया मेरे प्यार का। तू इस हद तक भी गिर सकती है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये कहते हुए जय शर्मिंदगी के साथ अतिरेक की तरफ मुड़ा और हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दे भाई। इस घटिया लड़की के लिए मैंने हमारी दोस्ती पर शक किया। इस कमीनी के झूठे प्यार के जाल में मैं किस कदर फंस गया कि अपनी 18 साल की दोस्ती पर यकीन ही नहीं कर पाया। तुझे कितना भला बुरा कहा मैंने, पर तूने तब भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और इस कमीनी की असलियत मेरे सामने लाकर रख दी। अब तो मोहिनी को जैसे सांप ही सूंघ गया, क्योंकि अभी तक तो वो यही समझ रही थी कि केवल जय के सामने उसकी असलियत ही बाहर आई है। अतिरेक तो अभी भी उससे प्यार करता है, पर जब उसे पता चला कि ये सब अतिरेक की चाल थी तो वो बौखला उठी और चिल्लाते हुए बोली, ओह, तो तुमने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया। ये कहते हुए मोहिनी ने अतिरेक का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोली, हाउ कुड यू डू दिस टू मी? अतिरेक ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर किया और चिल्लाते हुए बोला, जैसे तू कर सकती है जय के साथ। अब पता चला, अब एहसास हुआ तुझे कि कैसा लगता है जब कोई आपके प्यार का मजाक बनाता है, कैसा लगता है जब कोई आपकी भावनाओं, आपके जज्बातों के साथ खेलता है। अब महसूस हुई तुझे जय की तकलीफ, अब समझ में आया तुझे उसका दर्द। और तुझे क्या लगा था मोहिनी कि तूने मुझे पा लिया? तू अपने उस घटिया प्लान में कामयाब हो गई। याद रख मोहिनी, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत सच्चाई की ही होती है। कैसा प्लान? तो तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी पोल खुलते देख मोहिनी ने हकलाते हुए कहा तो अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, तेरे नकली सुसाइड का प्लान। तुझे क्या लगा तू अदिति के सामने सुसाइड का झूठा नाटक करके उसे बेवकूफ बनाकर उसे हमेशा के लिए मुझसे दूर कर देगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा? तुम सब अदिति को कुछ भी करने से पहले ये क्यों भूल जाते हो? ये अतिरेक उसके साथ हमेशा साए की तरह रहता है। तुम अदिति को तो बेवकूफ बना सकते हो, पर अतिरेक को नहीं।
क्योंकि अतिरेक इन सब में आज भी तुम सबका बाप है। तेरा ये सच उसी दिन मेरे सामने आ गया था, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में तूने ये सब ड्रामा किया था, उसी हॉस्पिटल में मेरा एक दोस्त डॉक्टर है। उसने उसी दिन मुझे सब बता दिया था कि तूने कोई नस वस नहीं काटी थी। तूने सिर्फ और सिर्फ अदिति को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए सुसाइड का झूठा नाटक किया था। और हैरानी की बात तो ये है कि तेरे उस नाटक में तेरे माँ बाप ने भी तेरा साथ दिया था। मोहिनी की सारी चाल सामने आ गई थी, पर फिर भी उसकी अकड़ अब तक नहीं गई थी। इसलिए वो अतिरेक को घूरते हुए बोली, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने नाटक किया था? और मॉम डैड वो क्यों साथ देंगे मेरा? अभी देता हूँ सबूत। ये कहते हुए अतिरेक ने अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जिसमें मोहिनी की आवाज एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी और वो अपने माता पिता को हिदायत देते हुए कह रही थी, मॉम डैड, वो बेवकूफ अदिति किसी भी वक्त आती होगी। आप लोगों को पता है ना आपको क्या करना है? उसकी इस बात पर उसकी माँ की प्रतिक्रिया थी कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटा, हम सब संभाल लेंगे। हाँ बेटा, भला आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुमने हमसे कुछ मांगा हो और हमने तुम्हें ना दिया हो? अतिरेक तुम्हारा है, उसे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, उसके पिता ने कहा। उस रिकॉर्डिंग को सुनकर मोहिनी और अदिति दोनों के ही होश उड़ गए। अदिति तो एकदम बेजान सी हो गई थी। जिस इंसान को उसने अपना बेस्ट फ्रेंड माना, जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, इतना बड़ा त्याग किया, उसने ही उसे इतना बड़ा धोखा दिया। अदिति जमकर वहीं खड़ी रही और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और भी कोई सबूत चाहिए तुझे? शर्म आती है मुझे मोहिनी कि मैं कभी तुझ जैसी गिरी हुई लड़की को दोस्त मानता था। और क्या कहती है तू कि तू मुझसे प्यार करती है? अरे पहले जाकर प्यार का मतलब समझ करा, फिर प्यार की बात करना। प्यार तो दूर, तुझे दोस्ती तक का मतलब नहीं पता है। इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त तुझे मिली थी मोहिनी, पर तूने तो उसकी कद्र तक नहीं की, कभी नहीं। तू हर बार उससे जबरदस्ती अपनी बात मनवाती रही और वो बेचारी अपनी दोस्ती बचाने के चक्कर में तेरी हर बात मानती रही। यहाँ तक कि उसने तो तेरे लिए इतना बड़ा बलिदान कर दिया, पर तूने ये सिला दिया उसकी दोस्ती का। कभी सोचा है तूने कि क्या अब वो किसी से दोस्ती कर पाएगी? क्या इन सब के बाद वो किसी पर यकीन कर पाएगी? पर तू ये सब क्यों सोचेगी? तू तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और रही बात प्यार की, तो वो भी तुझे अदिति से ही सीखने की जरूरत है। किसी को हासिल करना प्यार नहीं होता मोहिनी। उसकी परवाह करना, उसकी खुशियों के लिए उससे दूर जाना, उसकी खुशी को अपनी खुशी बनाना, उसके हर गम को अपनाना, उसके हर फैसले में उसका साथ देना प्यार होता है। प्यार में सिर्फ पाना ही नहीं होता मोहिनी, बहुत त्याग करने पड़ते हैं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। और ये सब सिर्फ अदिति ने किया है, तूने नहीं। इसलिए इस जन्म में तो क्या, मेरे आने वाले किसी भी जन्म में अदिति की जगह कोई नहीं ले सकता, और तू तो बिल्कुल भी नहीं। अतिरेक गुस्से में मोहिनी पर बरसा। अतिरेक के मुंह से अदिति की इतनी तारीफ सुनकर मोहिनी अपना आपा खो बैठी और चिल्लाते हुए बोली, अदिति अदिति अदिति, हर जगह सिर्फ अदिति। कितनी कोशिश की इस नाम को अपनी जिंदगी से मिटाने की, पर ये नाम किसी शाप की तरह मुझसे जुड़ गया है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये अदिति मेरी जिंदगी में आई थी, और पता नहीं कब जाएगी ये मनहूस मेरी जिंदगी से। बस अब अगर एक और शब्द भी बोला ना तूने, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू लड़की है। कहकर अतिरेक चिल्लाया तो जय उसे समझाते हुए बोला, ये लड़की पागल हो चुकी है, इसे कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। चल हम चलते हैं और इसे मरने देते हैं, क्योंकि अब इसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, ना तो दोस्ती, ना प्यार, और ना तू जिसके लिए ये इतनी पागल थी। इसको इसके कर्मों की सजा तो पहले ही मिल चुकी है। हाँ सही कह रहा है तू, अब इसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। इसने खुद अपने हाथों से सब कुछ खत्म किया है। ये कहते हुए अतिरेक जय को लेकर वहां से जाने लगा। तभी मोहिनी के अंदर का हैवान जाग उठा और उसने सामने रखी एसिड की बोतल उठा ली। ये देखकर अदिति, जो अब तक छिपकर वहां खड़ी थी, समझ गई कि मोहिनी पक्का कुछ गलत करने वाली है। नो, दिस टाइम यू आर रॉन्ग माई लव। खत्म तो अब होगा सब। तुम मेरे नहीं हुए तो किसी और के भी नहीं होगे।
खासकर उस अदिति के तो बिल्कुल भी नहीं। ये सोचकर मोहिनी ने जैसे ही उस बॉटल का ढक्कन खोलकर अदिति पर डालने की कोशिश की, अदिति ने जल्दी से आकर अतिरेक और जय को धक्का दे दिया। वो दोनों जाकर दूसरी तरफ गिर गए और अदिति जाकर सामने दीवार से टकरा गई, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट लग गई और खून निकलने लगा। एसिड जमीन पर गिर गया और अदिति को वहां देखकर मोहिनी की रूह तक कांप गई, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी सच्चाई अभी भी अदिति को नहीं पता है। वो फिर से अदिति को आसानी से ब्लैकमेल कर लेगी, पर अब तो उसके पास सच में कुछ भी नहीं बचा था। अतिरेक ने जैसे ही अदिति को इस हालत में देखा, उसे मोहिनी पर बहुत गुस्सा आया। वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, पर जय उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, इससे मैं निपट लूंगा, तू पहले अदिति को फर्स्ट एड रूम लेकर जा, जल्दी। जय की बातों से अतिरेक होश में आया। उसने फटाफट अदिति को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर फर्स्ट एड रूम पहुंच गया। अतिरेक अदिति को गोद में उठाकर फर्स्ट एड रूम लेकर आ गया। डॉक्टर ने अतिरेक को बाहर जाने के लिए बोलकर अदिति का उपचार शुरू कर दिया। अतिरेक उनसे जिद करके अदिति के पास ही रुक गया और उसका हाथ पकड़कर वहीं उसके पास ही बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो बेबस नजरों से अदिति को देखे जा रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर ने अदिति की ड्रेसिंग करके इंजेक्शन वगैरह भी दे दिए। अतिरेक बहुत परेशान था और उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, इसलिए डॉक्टर उसे समझाते हुए बोले, बेटा तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारी दोस्त अब ठीक है, बस कुछ दिनों तक उससे कुछ दवाएं और इंजेक्शन लेने होंगे, फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब तुम जाओ और उसे आराम करने दो, दवाइयों का असर खत्म होते ही वो होश में आ जाएगी। डॉक्टर अतिरेक के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए वहां से चले गए, पर अतिरेक अभी भी अदिति का हाथ पकड़कर वहीं उसके पास बैठा रहा। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। उसे मोहिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर मोहिनी की जान ले ले, पर उसे पता था कि इस वक्त अदिति को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आरव, जो अभी भी कॉलेज लाइब्रेरी में ही था, उसे जैसे ही इन सब के बारे में पता चला, वो तुरंत फर्स्ट एड रूम की तरफ भागा। जैसे ही आरव वहां पहुंचा, अतिरेक को अदिति के पास देखकर उसके कदम वहीं रुक गए और वो वहीं खड़े होकर अतिरेक की बातें सुनने लगा। अतिरेक रोते हुए बेहोश अदिति से अपने दिल की बातें कह रहा था। तू ऐसे क्यों करती है? हर बार मेरे लिए खुद की जिंदगी में परेशानियां बढ़ा लेती है। पहले प्रिंसिपल सर के सामने मेरी गलती अपने सिर पर ले ली और आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गई, और अब मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। तो ये क्यों नहीं समझती अदिति? अगर तुझे कुछ भी तकलीफ हुई तो भी दर्द मुझे ही होगा। अगर आज तुझे कुछ भी हो जाता ना, तो मैं भी नहीं जी पाता। तू सोच भी नहीं सकती है उस हद तक प्यार करता हूं मैं तुझसे। तू मुझसे दूर हुई ना, तो मैं सच में मर ही जाऊंगा।